नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। शशिकला के सियासी भविष्य का फैसला आज। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निगाहें। पनीरसेल्वम को 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ। उत्तर प्रदेश की 67 सीटों और उत्तराखंड में 69 सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। कर्णप्रयाग सीट पर 9 मार्च को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना के 2 जवान घायल। 3 दिन में दूसरी मुठभेड़। इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। कल सुबह 9:28 पर एक साथ छोड़े गया 104 उपग्रह। पीएसएलवी C-37 की उल्टी गिनती शुरू। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। मौजूदा सभी 16 खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद। बांग्लादेश को हराकर लगातार जीती 6ठी टेस्ट सीरीज। जयललिता और शशिकला से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक फैसला सुबह 10:30 बजे आने की संभावना है। इसके मद्देनजर चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शशिकला और जयललिता को 2015 में बरी कर दिया था। कर्नाटक सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस फैसले के साथ ही शशिकला के राजनीतिक भविष्य का फैसला जुड़ा हुआ है। और दिल्ली से मौजूद है हमारे संवाददाता रवीन सिंह शिवरान। उनका हम रुख करेंगे। रवीन, 2 जजों की पीठ फैसला सुनाएगी, पूरी संभावना है और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शशिकला का भाग्य और एक तरह से राज्य का अगला मुख्यमंत्री तय होगा। किस तरह की संभावनाएं हैं? जी देखिए, आज जब 10:30 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी तो जिस तरीके से जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट कल शाम को आई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आज 10:30 बजे इस जो करीब 2 दशक पुराना मामला है उस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस मेहता और पीसी घोष की अदालत जो आज ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे जाहिर है कि राजनीतिक भविष्य जो है वो लगा हुआ है शशिकला का, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही क्लेम किया था मुख्यमंत्री बनने के लिए और तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम से इस्तीफा दिलाकर। तो अगर आज फैसला किसी तरीके से शशिकला के हक में आता है तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा कि वो आने वाले सप्ताह में, आने वाले चंद दिनों में शपथ ग्रहण कर सकेंगी। लेकिन अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो जिस तरीके का कानून है कि उनको 6 साल के लिए किसी भी तरह का चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से तमिलनाडु में राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। और अगर जिस तरह के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया के एक सेक्शन में खबरें आ रही हैं कि संभावना ये भी है कि अगर फैसला वर्डिक्ट जो है वो स्प्लिट आता है, दोनों जजों की सहमति अगर फैसले पर नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं पैदा होती हैं कि या तो जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको अपहेल्ड किया जाएगा, जिसमें तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हाँ। और अगर दूसरी संभावना ये है कि स्प्लिट वर्डिक्ट केस होने के बाद दोनों इस पूरे मामले को बड़ी बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच को भी भेजा जा सकता है, जिसके बाद पूरे मामले की एक बार दोबारा से सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि जब ये फैसला विशेष अदालत से आया था तब तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता और उनके 3 सहयोगियों को इस मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया था। कर्नाटक सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है तो लगातार सुनवाई हुई है। करीब 20 दिन की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व रख लिया था, जिसमें आज संभावना है कि उस पर कोई फैसला आएगा। बिल्कुल, आज सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवीन इस तमाम जानकारी के लिए। 10:30 बजे इस मामले में फैसला आने की पूरी संभावना है। इस बीच तमिलनाडु के सियासी संकट के बीच अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते के भीतर विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। राज्यपाल को भेजी सलाह में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर हो। इस बीच पनीरसेल्वम को अब 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ मिल गया है।
अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला सोमवार को समर्थकों से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और विपक्षी डीएमके के बीच साठगांठ है। शशिकला ने कहा कि ये घनिष्ठता जयललिता के आदर्शों के खिलाफ है। ஊக்கப்படுத்தி 1.5 கோடி தொண்டர்களை உடைய இந்த இயக்கத்தை ஒரு பன்னீர்செல்வத்தால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது। ओ पनीरसेल्वम ने भी अपने समर्थकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सचिवालय भी गए और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। Both of us are going to the secretariat. We have a review with the senior police officers. The MLAs are all trapped in a resort. They should be set free. If they are set free, they will surely support our Chief Minister. विपक्षी दल डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन भी सचिवालय पहुंचे। डीएमके ने इन आरोपों को गलत बताया कि अन्ना द्रमुक के सत्ता संघर्ष में उनका हाथ है। The rift is within. When the rift is within the party, what is the role of the opposition parties? I don't understand all these things. See, this is just they want to save their face. They are blaming on the other parties. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें 24 घंटों के भीतर शशिकला को शपथ दिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। 235 सदस्यों वाली विधानसभा में एआईएडीएमके के 134 विधायक हैं, जबकि पार्टी के लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। दोनों ही गुट अधिकतर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शशिकला के खेमे का आरोप है कि डीएमके और नई दिल्ली में बैठे कुछ लोग पार्टी में दो फाड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओपीएस खेमा विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की इस लड़ाई की वजह से फैली राजनीतिक अस्थिरता से सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु का हो रहा है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कृति मिश्रा चेन्नई में हमारी संवाददाता मौजूद है, उनका रुख करेंगे। कृति, अब किस तरह की सरगर्मियां हैं? पल पल नए अपडेट हमें चेन्नई तमिलनाडु से मिल रहे हैं और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, साथ ही अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह अपनी राय भी भेज दी है राज्यपाल को, उसके बाद लग रहा है आसार जल्दी खत्म हो सकते हैं। फैसले के मद्देनजर किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह की सरगर्मियां हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए तमिलनाडु में और खासकर चेन्नई में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पोइस गार्डन जो शशिकला का निवास है, वहां पर करीब आधे किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। ग्रीनवेज रोड जहां ओ पनीरसेल्वम रहते हैं, वहां भारी संख्या में समर्थक जुट रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खास बात यह है कि काफी बड़ी संख्या में महिला समर्थक आ रही हैं, तो उस वजह से जो महिला सुरक्षा कर्मी है वहां बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। वहीं गोल्डन बे रिजॉर्ट जहां पर सारे एमएलए जो शशिकला कैंप के हैं उनको रखा गया है, वहां पर भी ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की छावनी बन गई है। वहीं दूसरी तरफ राजभवन में भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। जी प्रीति। बिल्कुल कृति, यानी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जरूर किए गए हैं। इस बीच जानना चाहेंगे राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह की हैं, क्योंकि हम जानते हैं पनीरसेल्वम ने 12 सांसदों कुछ विधायकों के समर्थन का दावा हो रहा है, दोनों ही बहुमत का दावा राजभवन में पेश कर चुके हैं। राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह की हैं और खासतौर से विपक्ष किस तरह की रणनीति अपना रहा है? जी हाँ, देखिए प्रीति, लगातार दोनों तरफ से मीटिंग का सिलसिला जारी है। जो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं थम्बी दुराई, वो भी गोल्डन बे रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं शशिकला से बात करने के लिए। खबरें ये भी आ रही है कि शशिकला ने फिर अपने समर्थकों से और अपने विधायकों से बात की। उन्होंने कहा कि ओपीएस के उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सत्य का ही विजय होगी और आज वो बिल्कुल उनका जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट है वो उनके फेवर में आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो राज्यसभा के एमपी वी मैत्रेयन और आर लक्ष्मणन जो ओपीएस खेमे के हैं वो भी ओ पनीरसेल्वम के घर पहुंच चुके हैं। वहां पर भी मीटिंग जारी है। और वहीं जो कल गोल्डन बे रिजॉर्ट से निकले हुए एमएलए सर्वानंद, उन्होंने तमिलनाडु के डीजीपी से शिकायत की है कि उनके पीछे गुंडे लगाए गए हैं ताकि वो शशिकला को समर्थन दे। तो दोनों ही खेमे अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से निगाहें गड़ाए हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे, उसके बाद ही वो अपनी रणनीति तय करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम अपडेट को चेन्नई से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब इस खबर के बाद आगे की खबरों का रुख करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कल व्यापम भर्ती घोटाले पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मध्य प्रदेश में 2008 से 2012 के बीच एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया। फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2008 से 2012 के दौरान 500 से ज्यादा एमबीबीएस में हुए दाखिले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी दाखिले गैर कानूनी तरीके से किए गए। छात्रों की ओर से दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती हैं, वो कोर्ट ने एक्सरसाइज नहीं की है। फैसला आने के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। गलती छात्रों की कम है, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत ये धांधली हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? प्रश्न इस बात का है। पूरी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान की है। लक्ष्मीकांत शर्मा तो जेल भुगत लिए, आदेश मानने वाला तो भुगत लिया, आदेश देने वाला अभी तक नहीं भुगता है। व्यापम के फर्जीवाड़े में और व्यापम में गड़बड़ थी, तभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच कराई। जांच तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई ना। व्यापम में हमें कुछ गलतियां पकड़ी गई, व्यापम में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, उसी को लेकर तो हमने जांच की। पहली बार यह घोटाला तब उजागर हुआ जब इंदौर पुलिस ने 2009 के पीएमटी प्रवेश से जुड़े 20 नकली छात्रों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद जस्टिस सीएस कर्णन कल पेश नहीं हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को पेश होने का मौका देते हुए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने कहा है कि अभी जस्टिस कर्णन के कोर्ट में पेश नहीं होने की वजहों की जानकारी नहीं है, इसलिए फिलहाल सुनवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस कर्णन के सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी पर भी सवाल उठाए। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलित होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ अवमानना के मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले पीठ ने जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी करके 13 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था और उनके न्यायिक और प्रशासनिक कामों पर रोक लगा दी थी। और अब बात चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में भी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। बुधवार को होने वाले चुनाव में उत्तराखंड में जहां एक तरफ पूरे प्रदेश की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य अब मतदाताओं के हाथ में है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान कराने का ऐलान किया है। बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की सड़क हादसे में मौत के बाद इस सीट पर 15 फरवरी को होने वाला मतदान स्थगित कर दिया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश की अलापुर सीट पर मतदान की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया की मौत के बाद अलापुर सीट पर मतदान स्थगित किया गया है। चुनाव के बीच में एग्जिट पोल को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कानूनों का उल्लंघन बताया है। ऐसा करने के लिए आयोग ने दैनिक जागरण और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के बाद रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के एग्जिट पोल को दैनिक जागरण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। आयोग ने इसे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126A और B का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। आयोग ने दैनिक जागरण और एजेंसी के खिलाफ 15 जिलों में एफआईआर कराने को कहा है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हुआ था।
मतदान प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होने तक एग्जिट पोल नतीजों के प्रसारण और प्रकाशन पर पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में 6 और चरणों में चुनाव होने हैं। आयोग के निर्देशों के मुताबिक 4 फरवरी से 8 मार्च 2017 को शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल के नतीजों का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी दूसरे रूप में प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज 7 रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव फर्रुखाबाद, कन्नौज और हरदोई में रैलियां करेंगे। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी 5 रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह भोगांव, मैनपुरी, औरैया, कानपुर और लखनऊ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। 7 फरवरी से इस दौर की 49 सीटों पर नामांकन का काम जोर शोर से चल रहा है। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 4 मार्च को इस दौर की सभी सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही अब से 7वें और आखिरी दौर के अलावा सभी चरणों के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहले दौर का मतदान 11 फरवरी को पूरा हो चुका है और दूसरे दौर की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। 7वें और आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए उम्मीदवार 16 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमने से पहले समाजवादी पार्टी ने कल पूरा दमखम दिखाया। पार्टी के दिग्गज नेता मुरादाबाद, बदायूं और इटावा में लोगों के बीच पहुंचे और बीजेपी और बीएसपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव अपने पूरे समाजवादी कुनबे के साथ जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। सोमवार को मुरादाबाद और बदायूं में अखिलेश रोड शो और रैली करने पहुंचे। उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने पहले के बीएसपी शासन को पत्थर वाली सरकार कहकर मायावती पर तंज कसा। ये लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में 5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं रहा है तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी। यहाँ तो साइकिल वाले हैं, लेकिन उन्हें बता देना कुछ लोग और गड़बड़ों में हैं। ये पत्थर वाली सरकार आ गई तो फिर हाथी लगवा देगी इस बार। पार्टी के बड़े चेहरे आजम खान ने बदायूं में कमान संभाली। उन्होंने बीजेपी और बीएसपी में साठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी और बीएसपी में ये समझौता है कि अगर एक विधायक कम रह गया हमारा बहुमत से, एक, इसलिए बहुत आंख से वोट देना। अगर एक भी कम रह गया और इन दोनों का मिलकर बहुमत हो गया तो सरकार की बनाएगी। वहीं पार्टी नेता शिवपाल यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार में कलह की बातों को खारिज करते हुए शिवपाल यादव के समर्थन में वोट मांगे। तभी मिला है, सरकार में भी हमें जीत करनी पड़ी है। पता होगा है अपनी सरकार, लेकिन सरकार में सिर्फ 5 मंत्री से हटके हमें जेल करनी पड़ी। तब सुविधा देता है, ऐसा नहीं है तो आप कुछ कहेंगे नहीं, कुछ भी अपनी सरकार है, अपना लड़का है, ऐसे कह नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन जब हम दबाव देते हैं तो मानना पड़ता है। शिवपाल यादव ने इलाके में अल्पसंख्यकों और गरीबों के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल लखीमपुर खीरी में रैली की। इसके अलावा राहुल गांधी ने बिजनौर और बरेली में भी चुनावी जनसभा की। वहीं अखिलेश यादव ने मुरादाबाद और बदायूं में रैली की। कारोबार देखिए, ये जोड़ी चुनाव में चेन डालने से डरती है, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले न जाए। ये आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबंग लोगों के कारनामे बोलते हैं। आपकी पार्टी में गुंडागिर्दी करने वालों के पाप बोलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लखीमपुर में रैली की। प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सपा कांग्रेस गठबंधन को विकास के लिए 2 युवाओं के बीच मील बताया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काले धन को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही गरीबों, किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने लिस्ट भेजी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो राज्यसभा में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट क्यों नहीं रखी? किसको बता रहे हैं? उन चोरों के नाम आप रखिए लोकसभा में, राज्यसभा में रखिए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए। अखिलेश यादव ने भी मुरादाबाद और बदायूं में रैली कर केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ मन की बात करते हैं और वादों को पूरा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ, उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं है तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इस दिन उत्तराखंड की 69 सीटों पर भी वोटिंग होगी। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी कल इटावा और उन्नाव में रैली की। इस दौरान मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राजनीति में लाभ के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर प्रचार में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस की निंदा की। उन्होंने कहा कि गठबंधन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली, खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगलराज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के मसौदे की समीक्षा के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। 12 सदस्यीय समूह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। मंत्री समूह का मकसद महिलाओं को समान मौके उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। इसकी बैठक 16 फरवरी को होगी। नई राष्ट्रीय महिला नीति 2001 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की ये जगह लेगी। नीति का मसौदा मई 2016 में जारी किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। आज तड़के से ही बांदीपुरा के हाजिन में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में सेना और आतंकियों के बीच ये दूसरी मुठभेड़ है। कुलगांव में रविवार को हुई एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से कल होने वाले 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो के मुताबिक प्रक्षेपण सुबह 9:28 पर किया जाना है। इनमें पृथ्वी के अध्ययन के लिए 714 किलोग्राम का क्वार्टरसेट 2 सीरीज उपग्रह शामिल है। 104 में से 96 उपग्रह अमेरिका जबकि 2 भारत के हैं। अभी तक किसी भी देश ने इतने सारे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण नहीं किया है। अभी ये रिकॉर्ड रूस के नाम है, जिसने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। तहमीना जंजुआ को पाकिस्तान की नई विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वो पाकिस्तान की महिला विदेश सचिव होंगी। वरिष्ठ राजनयिक तहमीना जंजुआ मौजूदा विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी की जगह लेंगी। पाकिस्तान के विदेश विभाग के मुताबिक वो मार्च के पहले हफ्ते में विदेश सचिव का पदभार संभालेंगी। फिलहाल तहमीना संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि हैं। वो 2011 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में सचिव भी रह चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान किया जाएगा। टीम में बांग्लादेश को हराने वाली टीम के खिलाड़ियों को ही बरकरार रखे जाने की पूरी संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 17 से 19 फरवरी को मुंबई में भारत के खिलाफ
भारत ए के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। इसके बाद 23 फरवरी को पुणे में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। वहीं 25 मार्च से दोनों टीमें धर्मशाला में आखिरी टेस्ट खेलेंगी। इससे पहले टीम इंडिया ने कल बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट 208 रनों से जीतकर लगातार छठी सीरीज अपने नाम की। बांग्लादेश के सामने 459 रन का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 250 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने 4-4 विकेट लिए। मैच में 242 रन बनाने वाले कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और आइए अब खास शख्सियत की बात करते हैं। वीनस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन के नाम से मशहूर हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला की आज जयंती है। मधुबाला को उनकी अदायगी और सौंदर्य के लिए आज भी सिने प्रेमी शिद्दत से याद करते हैं। गाना शकील बदायूं का, संगीत नौशाद का और नृत्य निर्देशन लच्छू महाराज। लेकिन जब पर्दे पर मधुबाला ने इसे निभाया तो सेंसुअलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, जिसकी मिसाल अब तक तो नहीं मिली है। 9 साल की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म बसंत में दिखाई दी। 14 साल की उम्र में जब वो पहली बार हीरोइन के रूप में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में आई, तब भी वो मुमताज ही थी। हालांकि उनकी खूबसूरती को देखकर देविका रानी जी ने उन्हें मधुबाला का नाम दिया। क्या आप ही अमरनाथ वकील हैं? आपको इसमें शक क्यों है? सुनिए कि सूरत से तो आप भले आदमी वाले। सीरत में भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हो। एक कनीज ने हिंदुस्तान की मलिका बनने की आरजू की और मोहब्बत का खूबसूरत बहाना ढूंढ लिया। ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन तुझे साबित करना होगा कि यही सच है। परवरदिगार, मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। 1949 में फिल्म महल के रिलीज होने के साथ पूरा देश मधुबाला का मुरीद था। मधुबाला की खूबसूरती कभी रूहानी लगती थी, कभी बस एक चंचल लड़की का लड़कपन, कभी ऐसी कि दिल धड़कना ही भूल जाए। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए, यूं ही फिसल गए आ आ आ। उनकी इस रेंज के पीछे छिपी थी कमाल की अदाकारी, जो मिस्टर एंड मिसेस 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और अनारकली में देखने को मिलती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। शशिकला के सियासी भविष्य का फैसला आज। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निगाहें। पनीरसेल्वम को अब 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ। उत्तर प्रदेश की 67 सीटों और उत्तराखंड में 69 सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। कर्णप्रयाग सीट पर 9 मार्च को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना के 2 जवान घायल। 3 दिन में दूसरी मुठभेड़। इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। कल सुबह 9:28 पर एक साथ छोड़ेगा 104 उपग्रह। PSLV C-37 की उल्टी गिनती शुरू। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। मौजूदा सभी 16 खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद। बांग्लादेश को हराकर लगातार जीती छठी टेस्ट सीरीज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।